अस्सलाम स्टूडेंट्स, कट टू फेड में खुशामदीद। इको 401 के सिलसिले में आज हम 24वें लेक्चर पर बात करेंगे। 24वां लेक्चर हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स का है। हम इस लेक्चर में तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हाईलाइट करेंगे। उसके अलावा तमाम के तमाम कंसेप्ट्स मैं आपको क्लियर करवाऊंगा और जो पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इस लेक्चर से या जो माजी में आते रहे हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि अगले लेक्चर्स की वीडियो भी आपको बर वक्त मिलती रहे। उसके अलावा अगर ये हाईलाइटेड हैंडआउट आपको चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 24 में मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि ये थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। कुछ बेसिक चीज़ें होंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से, लेकिन जो 25वां लेक्चर है वो स्टार्ट होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी स्टार्टिंग है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हमें बताएगी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ख़ास तौर पे जो लेबर है वो किस तरह से कंट्रोल की जाती है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज शुरू में ही है, फर्म्स आर द डिमांडर्स ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, एक ये एमसीक्यूज है। दूसरा है हाउस होल्ड आर द सप्लायर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये एमसीक्यूज बनता है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का ये मतलब होता है कि देखें, जब हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ेगी किसी भी चीज़ की, मिसाल मैं अगर दूँ लैपटॉप की शुरू से चलती आ रही है, अगर लैपटॉप की डिमांड बढ़ेगी तो लैपटॉप बनाने के लिए लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इस वजह से ये डिराइव्ड डिमांड है, बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द गुड्स मार्केट। वही बात है कि जब गुड मार्केट की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी। जी अभी मिसाल आ गई है, वही दे रहा है जो मैंने आपको बताया है। लेबर इंटेंसिव यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, मैं आपको क्लियर कर दूं। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जिसमें लेबर की तादाद ज़्यादा हो, ज़्यादा लेबर यूज़ की जाए। अब कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए कैपिटल यानी मशीनी काम नहीं है, लेबर का काम है, तो वो लेबर इंटेंसिव होगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, एक दो मरतबा पेपर का हिस्सा भी रही है, लेजर। लेजर का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है सुकून, आराम। अब लेजर क्या होगा? लेजर इज़ द टाइम नॉट यूज फॉर वर्किंग और अर्निंग वेजेस। ठीक है, लेजर क्या होगा? वो टाइम होगा जिसमें जो लेबर है वो काम नहीं करती, क्योंकि हमने लेक्चर के शुरू में ही बताया कि ये जो लेक्चर है वो लेबर पर मुश्तमिल है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर मुश्तमिल है और ख़ास तौर पे लेबर पर है। तो लेबर जब काम नहीं करेगी तो वो क्या करेगी? आराम करेगी, सुकून करेगी। तो उसका ये आराम करना, सुकून करना क्या कहलाता है? लेजर कहलाता है। अब लेजर के लिए जो यूनिट होता है वो दरअसल टाइम में मेजर किया जाता है कि कितना टाइम सुकून किया है। लेजर को किलो 2 किलो में तो नहीं मेजर किया जा सकता ना, तो इस वजह से लेजर जो है वो एक टाइम होगा, वो टाइम जिसमें लेबर ने क्या किया? आराम किया, काम नहीं किया। ठीक है, वेजेस अर्न नहीं किए। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क, MDU सबस्क्रिप्ट W। इसकी बेस में आपको बता दूं, मतलब ये है, ग्राउंड में अगर बनाऊं तो देखिए, लेबर काम करती है और उसको वेजेस मिलते हैं, 8 घंटे काम करने के वेजेस उसको मिलते हैं। अब क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई तो फर्म दो काम कर सकती है। एक तो जो लोग उसके पास काम कर रहे हैं उन्हीं से ओवर टाइम लगवाए, दूसरा ज़्यादा लेबर रखे या लेबर की तादाद बढ़ा दे। दो काम हो गए। अब अगर लेबर, जो फर्म है वो ये काम करती है कि जो लेबर उसके पास काम कर रही है उसको ओवर टाइम देती है। जब ओवर टाइम देगी तो जो वेज होगा वो क्या हो जाएगा? लेबर का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर हो रही है। द रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स प्रोवाइडेड बाय लेबर्स एंड वेज रेट इज पॉजिटिव। मतलब अगर 1 घंटा काम किया तो उसको और वेज मिला, 2 घंटे काम किए तो और वेज मिला। ठीक है, मतलब ओवर टाइम करता रहेगा तो पैसे ज़्यादा मिलते रहेंगे। तो ये बात हो रही है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क क्या है? ये क्या कह रहे हैं, इसका पढ़ लेते हैं। MDU मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वर्किंग ऑफ लेबर फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया कि जैसे 1 घंटा काम कर लिया लेबर ने और उसको ओवर टाइम मिल गया, 2 घंटे कर लिया, ओवर टाइम मिल गया। अब जो लेबर है वो कितने ओवर टाइम कर सकती है, कितने घंटे कर सकती है? कोई 4 घंटे ओवर टाइम करने की सलाहियत रखता है, किसी के पास इतनी हिम्मत है कि वो 6 घंटे कर ले, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना। तो
जब 4 घंटे जिसकी सलाहियत है उसके बाद जब उसे ओवर टाइम का कहा जाएगा तो वो डंडे के ज़ोर से बेशक रुक जाएगा ओवर टाइम पे, क्योंकि उसको धमकी दी जाएगी तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे या कोई भी, ओवर टाइम के लिए वो रुक जाएगा, लेकिन उसकी जो काम करने की सलाहियत है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा वो काम कर ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। तो मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क यही बता रही होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, काम जितना वो पहले कर रहा था उससे अब वो कम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो सलाहियत है वो कम हो गई है या वो थक गया है, सादा लफ्ज़ों में। उसके बाद इम्पोर्टेंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये मतलब होता है कि एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ ली जाए। अब लेबर के मामले में क्या चीज़ है भाई, वो अपना सुकून बर्बाद करके पैसे कमाएगा। ठीक है, लेजर को डिवोट करेगा और क्या होगा, वेजेस अर्न करेगा। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इज लेजर एंड वाइस वर्सा। द वर्कर कुड हैव एंजॉय ड्यूरिंग दैट टाइम हैड नॉट बीन वर्किंग। ठीक है, या तो वो काम कर सकता है या क्या कर सकता है, आराम करेगा। अगर आराम को कुर्बान करेगा तो पैसे कमाएगा, और अगर पैसे को कुर्बान करेगा तो क्या करेगा, आराम कमाएगा। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसके बाद है सप्लाई एंड डिमांड कर्व फॉर लेबर। द लेबर सप्लाई कर्व में बेंड बैकवर्ड अबाउ सर्टेन वेज रेट एज द इनकम इफेक्ट ऑफ हायर वेज डोमिनेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ हायर वेजेस। सबसे पहले तो बता दूं कि एमसीक्यू में पूछा गया है, इसी वजह से ये जो दूसरा हिस्सा है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ज़्यादा डार्क किया हुआ है। देखें, जब मैंने आपकी बेस बनाई तो मैंने आपको ये बताया कि जब लेबर ज़्यादा घंटे काम करेगी तो उसको ज़्यादा वेज मिलेगा या ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, ओवर टाइम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब जब लेबर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, लेबर अमीर हो जाएगी। ठीक है ना, ज़्यादा पैसे कमाएगा तो जाहिर सी बात है बंदा अमीर हो जाएगा। जब बंदा अमीर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, काम करने को कम तरजीह देगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसका खर्चा चल रहा है, काम उसका आसानी से हो रहा है, तो वो काम करने के थोड़ा सा ये कहेंगे कि वो काम करने में काहिल हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात हो रही है इस लाइन में। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इनकम इफेक्ट ऑफ हायर वेज डोमिनेट। इनकम इफेक्ट ऑफ हायर वेज का मतलब यही है कि ज़्यादा पैसे कमाएगा, इनकम उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, डोमिनेट्स का मतलब ये होता है कि वो तरजीह कर लेता है। ठीक है, जब उसकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो वो आराम कर रहा था, ठीक है, पैसों के लिए आराम को कुर्बान कर रहा था, सब्स्टिट्यूट कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सादा सी बात है। दोबारा से बता दूं कि जब लेबर ज़्यादा घंटे काम करेगा वो अमीर हो जाएगा, उसकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब वो अमीर हो जाएगा तो वो जो आराम कर रहा था वो ज़्यादा करेगा, बनिस्बत इसके कि वो आराम को कुर्बान करके क्या कर रहा था, पहले नौकरी कर रहा था जब वो गरीब था। ठीक है, अगली लाइन में वो यही बात बता रहा है, द वेज रेट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर टू द फर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आवर्स वर्कड। मतलब जितने घंटे वो काम करेगा उतना ज़्यादा उसको वेज रेट मिलेगा, या फर्म को उतना ज़्यादा वेज पे करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है डिमांड फॉर लेबर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ वेज रेट लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और कनकेव फंक्शन होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो इसका डिमांड कर्व है वो किस तरह से हो सकती है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट से क्या मुराद है, मैंने बोल्ड करके थोड़ा सा हाईलाइट इस वजह से किया कि अगर ज़्यादा घंटे लगाऊंगा तो उस ज़्यादा घंटे में, मतलब 8 घंटे तो उसकी ड्यूटी थी, मैंने 1 घंटे उसको ओवर टाइम पे रोका, जो 1 घंटा उसने ज़्यादा लगाया उस पर जो प्रोडक्ट में इजाफा हुआ, ठीक है, वो और क्या होगा, और जितने घंटे उसने काम किया, तो ये इनका इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, तो ये होगा। उसके अलावा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग के फंक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ से। अभी फिल वक्त आप सिर्फ ये बुनियाद बनाकर रखें कि जब लेबर ओवर टाइम लगाती है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मगर एक ख़ास टाइम के बाद जब उसकी सलाहियत पूरी हो जाती है या वो थक जाता है सादा लफ्ज़ों में, तो वो क्या करेगा, बेशक उसको फिर ओवर टाइम भी दें वो काम नहीं करेगा। ठीक है, या जितने वो काम पहले कर सकता था, जो उसकी सलाहियत थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि थक जाता है। ठीक है, ये बुनियाद बना लें आप। यहाँ पे ये फार्मूला याद रख लें, ये पूछा जाता है MRPL इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि लेबर कितनी काम करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू से मुराद ये है कि उस सलाहियत के बाद कितना रेवेन्यू में इजाफा हुआ। आ जाते हैं जनाब इस ग्राफ पर। देखें,
ये है इसके वेज, ठीक है, जबकि इसके जो हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस उस पे है आवर्स वर्कड, वर्किंग आवर्स। देखिए यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक ये है वेज, ये है कांस्टेंट वेज, ठीक है। ये वो वेज है जो 8 घंटे काम करने पर उसको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, मिसाल के तौर पे 30,000 उसकी तनख्वाह, ये वो वाला है, ओवर टाइम नहीं है। यहाँ से वो काम कर रहा है, शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ आने के बाद देखिए ये बैंड होना शुरू हुई, ऊपर जाना शुरू हुई। ये चीज़ बता रही है कि ओवर टाइम लगना शुरू हुआ। ओवर टाइम लगना शुरू हुआ तो उसने क्या किया, देखें पहले 8 घंटे काम करके वो यहाँ तक वो इससे पहले पीछे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ वो 8 घंटे काम करने के बाद घर चला जाता था और क्या करता था, सुकून करता था। इस पॉइंट के बाद, ये जो मैंने लाइन ड्रा की, इस पॉइंट के बाद कंपनी ने क्या किया, ओवर टाइम देना शुरू किया और लेबर को रोकना शुरू किया कि ओवर टाइम करें। यहाँ से आने के बाद उसे ओवर टाइम मिलना शुरू हुआ, ये ऊपर ये उसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ओवर टाइम भी उसका लगता जा रहा है, ठीक है, पैसे कमाता जा रहा है ओवर टाइम करके। इस मकाम पे आने के बाद ये जो पॉइंट है, यहाँ आने के बाद दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि उसकी हिम्मत जवाब दे जाए, वो थक जाता है, इससे ज़्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकता। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो ओवर टाइम कर करके उसने पैसे कमाए, ठीक है, इनकम इफेक्ट डोमिनेट हो गया, मतलब उसके पैसे ज़्यादा हो गए। अब वो खुद नहीं चाहता कि मैं काम करूं, ठीक है, वो सुकून परस्त हो गया, आराम परस्त हो गया, या हार्ड आराम कह सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे आने के बाद वो काम करना क्या कर देगा, कम कर देगा, चाहे वो किस वजह से हो, थकावट की वजह से हो या फिर क्या हो, हाँ, ज़्यादा पैसे कमा लिए हो। तो ये देखिए यहाँ पे आने के बाद आप देखें उसकी जो अपना वेज है वो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद दोबारा कम होना शुरू हो गए हैं। तो ये बात है। और देखें यहाँ पे ये नीचे लिखा हो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स, मतलब यहाँ तक सब्स्टिट्यूट इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, यानी अपने सुकून को वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है किस चीज़ से, पैसे से। और यहाँ आने के बाद इनकम इफेक्ट डोमिनेट, मतलब अब उसके लिए वो अमीर हो गया है और अब जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा अपना सुकून को। तो ठीक है दोस्तों, ये था ग्राफ इसका। उसके बाद द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, VMPL, इसका फार्मूला याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कितना काम करने की सलाहियत है, और मल्टीप्लाई बाय P प्राइस, और इट इज़ इक्वल टू MRPL व्हेन P इज इक्वल टू MC, परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा है ना MRPL, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा मार्जिनल, इसकी वैल्यू जो है लेबर की, कब होगा, जब प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। और ये अमूमन किस सूरत में होता है, परफेक्ट कंपटीशन की सूरत में होता है। लेकिन अदरवाइज होता क्या है कि मार्जिनल VMPL वैल्यू ऑफ लेबर जो है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है MRPL से। उसके बाद रेंट की तारीफ है, रेंट इज पीरियोडिक पेमेंट एज अ रिवार्ड फॉर हायरिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर दैट पीरियड। परचेज प्राइस ऑफ कैपिटल इज द वैल्यू ऑफ ओनिंग दैट कैपिटल फॉर इट्स एंटायर लाइफ। ये MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सब्जेक्टिव में आता है और अमूमन आता ही है, लाजमी आता है, द नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV एंड डिस्काउंटिंग। देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू ये कैपिटल की होती है। अब लेबर के बारे में हमने बात कर ली, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिसमें कैपिटल भी यूज़ होता है, कैपिटल इंटेंसिव होती है। इंटेंसिव का मतलब मैंने बताया, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये होगा कि जिसमें कैपिटल ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल हो लेबर की निस्बत, ठीक है। कैपिटल से मुराद है अब मशीनें जैसे है, अब कोई भी मशीन उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, वो एक ख़ास मतलब वो जो काम करेगी तो चीज़ें जनरेट करेगी, एक ख़ास टाइम के बाद उससे जनरेट की हुई चीज़ें प्लस डिस्काउंटेड वैल्यू। अब ये जो चीज़ है या जो आपकी ये जो कैपिटल है, ये कुछ टाइम के बाद इसमें वियर एंड टीयर होती है, ठीक है, इसके पार्ट्स घिस जाते हैं, तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो वो भी शामिल की जाती है। तो ये जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू अमूमन बता रही होती है हमें। उसके अलावा नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें यह भी बता रही होती है कि कोई भी चीज़ मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। कोई भी चीज़ से मुराद ये है कि कोई भी कैपिटल या कोई भी मशीन मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, ठीक है। अगर तो उस मशीन से जो मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा वो ज़्यादा है,
ठीक है, एक ख़ास टाइम तक उससे पैदा होने वाला वैल्यू ज़्यादा। उसके बाद जब उस मशीन को मैं बाद में बेचूंगा तब भी जो है मुझे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अमूमन ये चीज़ें नेट प्रेजेंट वैल्यू में आ रही होती है। उसके अलावा है डिस्काउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंसेस इनटू अ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, द डिस्काउंट रेट इज़ द रेट एट विच द फ्यूचर इनकम इज़ डिस्काउंटेड। डिस्काउंटिंग में अमूमन यह प्लानिंग करना कि मुस्तकबिल में कितनी इनकम होगी, एक्सपेंसेस कितने होंगे। ठीक है, और डिस्काउंट रेट एट विच फ्यूचर इनकम आर डिस्काउंटेड, तो ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का अमूमन जो है पेपर में क्वेश्चन आता है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जांपल इंतहाई इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के हवाले से। इसमें बताया गया है कि रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो कितना है, 10% है। उसके अलावा फार्मूला फॉर डिस्काउंटिंग इज एज फॉलो, तो ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई ओवर 1 प्लस आर की पावर आई। अब ये बता रहे हैं कि पी वी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, एक्स आई क्या है, अर्निंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द ईयर आई। कोई भी साल हो सकते हैं, उसमें जो अर्निंग आई है वो कितनी है इन्वेस्टमेंट की। आर इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट, किस रेट से डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, और समीशन जो है वो ये तो सम होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन दैट जनरेट्स 1000 फॉर 4 years एंड सोल्ड एज अ स्क्रैप फॉर आरएस 1000 एट द एंड ऑफ ईयर 4। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू का मैंने जैसे आपको बताया कि कितने की मशीन आई, उसने कितना जनरेट किया और एंड में वो कितने की बिक सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसकी चूँकि इसने 4 साल बताए हैं और हर साल में उसने कितना कमाया, 1000 रुपया, तो ईयर 1000 डिवाइडेड बाय ये एक्स आई जो है ये क्या है, अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द ईयर आई। ईयर आई से मुराद है कि उस साल में। अब पहले साल में कितने हैं, 1000 है, डिवाइडेड बाय 1, ये 1 वाला 1 आ गया। ठीक है, फार्मूला वाला 1 आ गया, प्लस आर आ गया। आर क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना था, 10%। 10% कितना बना, 0.01। ठीक है, 10 को अगर मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ तो वो कितना बनता है, 0.01, तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे साल का ये 1000 वो आ गया फार्मूले ये वाला जो कि फिक्स वैल्यू है उसकी। उसके अलावा 1.1 ये 1 आ गया, ये वाला 1। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, ये जो 1 आया है ये वाला 1, ये 1 आ गया है, ये वाला नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 1 आया है, अब आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये साल दूसरे का हो गया, और साल तीसरे साल का क्या है, तीसरे साल का भी 1000 आ गया है जो कि फिक्स है, ये वाला 1000। ठीक है, और उसके बाद 1 आ गया, ये फार्मूले वाला ही दोबारा से। ठीक है, और 0.1, ये जो 0.1 एंड में आया, ये कौन सा आ रहा है, ये जो 10% था ये वो आ रहा है। ठीक है, इस 10% को जब मैंने लिखा है तो क्या हो गया। उसके बाद ये 3 क्या है, ये 3 जो है ये पावर थी जो कि यहाँ पे आए है, ये देखिए आए से मुराद ये है, ये वो साल होगा। अब तीसरे साल का मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह जब चौथे साल का मैं निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल है, यहाँ चौथे साल में 2000 क्यों आ गया भाई। चौथे साल में 2000 इस वजह से आया, 1000 तो था जनाब ये वाला। ठीक है, और 1000 आया है जनाब ये वाला। जब चौथे साल में तो वो मशीन भी तो बिकी ना, उसकी भी तो वैल्यू आएगी ना। ठीक है, चौथे साल में ये 1000 फालतू आया है, किस चीज़ का, मशीन जो बेच दी, तो ये वाला आया 1000। ठीक है, तो इस वजह से चौथे साल में 2000 ये आ गया, 1 आ गया ये वो फार्मूले वाला। ठीक है, उसके बाद ये 0.1 जो आ रहा है ये कौन सा आ रहा है, ये 10% वाला आ रहा है, और ये 4 क्या आ रहा है, ये चूँकि चौथा साल है। ठीक है, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास पीवी। उसके बाद जनाब नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर मैंने निकालनी है तो वो क्या होगा, उसका फार्मूला पीवी माइनस परचेज कॉस्ट। तो ये मैं निकाल दूंगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का अमूमन ये फार्मूला लाजमी पूछा जाता है, तो ये फार्मूला तो आप घोल कर पी लें। उसके अलावा अगर सब्जेक्टिव आप करना चाहते हैं तो ये फार्मूला है उसके लिए आपके पास, पीवी इज इक्वल टू समीशन x1 प्लस आर। उसके बाद है इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। देखें, इसमें मैं आपको सादा सी बात बताऊँ, वो ये बता रहा है कि इंटरनेट पर हम कोई भी चीज़ बनाकर डाल देते हैं तो वो सबके लिए अवेलेबल होती है, मुफ्त में अवेलेबल होती है, तो उस वजह से उसकी मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं होती। ठीक है, लेकिन उसकी एवरेज कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पहले 10 यूज़र इस्तेमाल करेंगे मुफ्त में, और उसके बाद 50 करेंगे, 100 करेंगे, तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इतना ज़रूरी नहीं है ये, इस वजह से मैं हाँ इसमें यहाँ पे ये ज़रूरी है, द इंटरनेट हैज़ रिड्यूस द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन टू 0।
मतलब ये है कि हम इंटरनेट से कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका क्या हम पैसे देते हैं? नहीं ना देते। तो ये यही बता रहा है कि उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, ज़ीरो है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि एक्सपीरियंस गुड की। एक्सपीरियंस गुड ऐसी गुड होती है जिसको इस्तेमाल से पहले क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये सादा सी बात है, एक्सपीरियंस गुड है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।